मैं 2 बार चंडीगढ़ गया कोरोना काल में स्कूटी से, क्योंकि उस टाइम वो चल नहीं रहे थे। आप फरीदाबाद से स्कूटी पर चंडीगढ़ गए? 2 बार गया मैं। कितना दूरी कितनी बन जाती है फरीदाबाद से चंडीगढ़? चंडीगढ़ कम से कम 300 किलोमीटर पड़ता है और कम से कम 7 से 7.5 घंटे एक साइड लगे मुझे। उस टाइम पे बसें थी नहीं और मैं तो नाइट निकला हूँ कि भाई रात को घर से निकल गया 10 बजे, सुबह मैं वहाँ 11 बजे चंडीगढ़ पहुँचा। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल आर्य। आप देख रहे हैं रेबल रिपोर्टर, साथ में आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज़। मेरे साथ हैं विनीत गोस्वामी जी, फरीदाबाद के रहने वाले हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। इनका दावा है कि जो रजिस्ट्री घोटाला हुआ, जिसमें बहुत सारे सरकारी अधिकारियों की संलिप्तता थी, उसके सबूत रखने का, उसके साक्ष्य रखने का इनके पास ये दावा कर रहे हैं। इनका कहना है कि मेरे पास वो सारे साक्ष्य, वो सारे सबूत, एविडेंस मौजूद हैं और वो साथ उनको लेकर आए हैं। तो जान लेते हैं ऐसे कौन से सबूत हैं, और अगर सबूत हैं तो फिर जैसा इनका कहना है कि इन्होंने उन सबूतों को आला अधिकारियों को भी दिखाया मगर कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे कौन से सबूत हैं और उन सबूतों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई और किस किस के खिलाफ क्या क्या मामला बनता है, किस किस अधिकारी के पास या किस किस नेता के पास ये गए, इन्हीं से जान लेते हैं। विनीत भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, धन्यवाद भाई साहब आपका। आप दावा कर रहे हैं कि जो रजिस्ट्री घोटाला हुआ, और रजिस्ट्री घोटाला जो विधानसभा तक जिसकी गूंज सुनाई दी, उससे संबंधित आपके पास सबूत हैं, आपका ये दावा है। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपका सबका ध्यान डालना चाहूँगा कि सबसे पहले मैंने अप्रैल 2018 में एक आरटीआई लगाई थी कि भाई तहसील में जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो डॉक्यूमेंट करने के लिए क्या प्रावधान अपनाया जाता है। तो उस आरटीआर में मैंने डीआरओ फरीदाबाद को आरटीआर लगाई थी। उस आरटीआर में 2 बार मुझे जवाब दिए गए और दोनों बार जवाब पूर्ण नहीं दिए गए। और वो आरटीआर मेरी फर्स्ट अपीलेंट कम फरीदाबाद, डीसी फरीदाबाद के पास। क्या आरटीआई थी वो, क्या जानकारी आपको चाहिए? उसमें सबसे पहली जानकारी तो मैंने ये मांगी थी कि भाई किसी रजिस्ट्री को जब हम तहसीलदार के पास ले जाते हैं तो उसमें जो कीला खसर नंबर चेक करने की जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि 2 मेरे पे सर्टिफाइड कॉपी थी 2 डॉक्यूमेंटों की, उनकी रिकॉर्ड कॉपी पे तहसीलदार के साइन नहीं थे। तीसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि भाई तहसीलदार के पास कौन सी ऐसी लिस्ट होती है जिससे वो बताते हैं कि भाई ये रजिस्ट्री ऑथराइज है या अप्रूव है। तो ऐसे करके मेरे पे 12 क्वेश्चन थे। उसमें भाई मोटेशन कितने दिन में मंजूर हो जाती है, मिला आपको? उसका जवाब मुझे 2 बार इनकम्प्लीट जवाब मिला, फिर अधूरा, फिर वो 1.5 साल तक फर्स्ट अपीलेंट की कोर्ट में पेंडिंग रही। लास्ट 26/11/2019 को फर्स्ट अपीलेंट कम डीसी फरीदाबाद श्री अतुल द्विवेदी जी ने मेरे से पूछा कि वकील साहब आपके अनुसार ये आपको जवाब नहीं दे पा रहे, तो आप ये आगे अपील में क्यों नहीं जा रहे। तो मैंने कहा कि सर आप भाई मैं तो आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहा हूँ, भाई जैसा आप ऑर्डर करो। तो उन्होंने अपने लीडर से पूछा कि भाई 1.5 साल हो गए, इन पे कोई पेनल्टी बनती है। तो उनके लीडर ने बताया, उनके लीडर राजेश शर्मा थे, उन्होंने बताया कि जी 25,000 की पेनल्टी बनती है। डीसी साहब ने 26/11/2019 को 25,000 की पेनल्टी डीआरओ फरीदाबाद पे लगा दी जवाब न देने के रिगार्डिंग। उसका ऑर्डर मेरे पास है। अब इस ऑर्डर के बाद 18/12/2019 में उन डीसी साहब का ट्रांसफ़र हो गया और वो वर्तमान में राज्यपाल के सचिव हैं। और जो डीआरओ थे डॉक्टर नरेश, वो एचसीएस बन गए। और क्या कहते हैं, उनके बाद जो डीआरओ आए थे बस्तीराम जी, वो अपील में चले गए फर्स्ट अपीलेंट के खिलाफ अपील में। तो वहाँ भी मैं जब वो अपील में चंडीगढ़ गए तो कोरोना काल में मैं 2 बार चंडीगढ़ गया और जाके भाई पार्टी तो मैं भी था। तो अपील बेशक डीआरओ फरीदाबाद बस्तीराम ने करी थी, लेकिन ना कोई बंदा वहाँ से गया। मैं 2 बार चंडीगढ़ गया कोरोना काल में स्कूटी से, क्योंकि उस टाइम वो चल नहीं रहे थे। आप फरीदाबाद से स्कूटी पर चंडीगढ़ गए? 2 बार गया मैं। कितना दूरी कितनी बन जाती है फरीदाबाद से चंडीगढ़? चंडीगढ़ कम से कम 300 किलोमीटर पड़ता है और कम से कम 7 से 7.5 घंटे एक साइड लगे मुझे। उस टाइम पे बसें थी नहीं और मैं तो नाइट निकला हूँ
कि भाई रात को घर से निकल गया 10 बजे, सुबह मैं वहाँ 11 बजे चंडीगढ़ पहुंचा। पहुंचने के बाद मैं कोर्ट जो काम फरीदाबाद होना चाहिए था वो उस काम के लिए आपको 14 घंटे सफर करके और आपको चंडीगढ़ जाना पड़ा। चंडीगढ़ मुझे जाना पड़ा। 2 डेटों के बाद मैंने जो स्टेट कमिश्नर वर्तमान में भी श्री नरेंद्र यादव जी हैं, उनसे मैंने कहा कि सर क्या कहते हैं 2 डेट पे मैं तो आ गया, जिन्होंने जो अपील में आए DRO साहब उनकी तरफ से कोई नहीं आया, तहसीलदार की तरफ से कोई नहीं आया, और मैं 2 बार आया हूँ आपकी कोर्ट में आ भी चुका हूँ। तो सर आप हर मंथ एक बार डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, तो मेरी इस अपील को फरीदाबाद भेज दीजिए। तो उन्होंने 4/11/2019 को मेरी 4/12/2020 को वहाँ फरीदाबाद सुनी, और सुनने के बाद वो सारे तहसीलदार भी थे, सामने ही थे हमारी, उनके फेवर में डिसाइड कर दिया। उनके फेवर में ना करके कि 12 में से 4 पॉइंटों को तो उन्होंने कहा कि भाई इससे तो आप संतुष्ट हो, और 8 का आप रिजॉइंडर दे दो। जब मैंने उन 8 पॉइंटों का रिजॉइंडर दिया तो फिर वो उनके फेवर में कर दिया कि भाई फर्स्ट अप्लाइंट को तो पावर ही नहीं होती। जिस फर्स्ट अप्लाइंट को मैं ये कहता हूँ जी, डीसी साहब जो फर्स्ट अप्लाइंट थे उन्हें यही नहीं पता कि भाई पेनल्टी नहीं बनते, तो उन्होंने क्या कहते हैं 60,000 किस आधार पे लगाई, और क्या कहते हैं भाई फिर उन्होंने अवैध रजिस्ट्रियों को करवाने का कार्य कराया। उसके बाद फिर अप्रैल 2020 से ले, ये तो एक मसला हुआ। ये एक दूसरा मसला बताइए। दूसरा मसला जो प्रदेश रजिस्ट्री घोटाला उजागर हुआ था 22/7/2020 में, वो 2020 तारीख ध्यान रखिए, 22/7/2020 में प्रदेश रजिस्ट्री घोटाला उजागर हुआ था। तो सबसे पहले तो उसमें ये बात कही गई थी कि भाई अप्रैल 2020 से लेके 2020 से लेके, उससे पहले मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि 25 मार्च 2020 से कोरोना काल लगा था। सबसे पहले क्या कहते ठेके खुले थे, उसके बाद 25 अप्रैल से रजिस्ट्री खुली थी सबसे पहले, क्योंकि ये दोनों स्टेज सरकार की रेवेन्यू का सिस्टम है। अप्रैल 2020 से लेके जून 2020 जो मेन कोरोना का टाइम था, उस एक टाइम में मैं चंडीगढ़ भी गया था। उस टाइम की रजिस्ट्रियों के बीच का रजिस्ट्री घोटाला उजागर हुआ था। तो जो ये उस टाइम पे सरकार की डायरेक्शन थी रजिस्ट्रियां बंद रहेंगी। उस दौरान रजिस्ट्रियां की गई, और जो रजिस्ट्रियां हुई वो पैसे लेकर हुई, उसको रजिस्ट्री घोटाले का नाम दिया गया। उसको रजिस्ट्री घोटाले का नाम दिया गया। और मेरे पे जो सबूत हैं उनमें वो रजिस्ट्रियां तो अलग तरह की हैं कि भाई जो डॉक्यूमेंट बड़खल तहसील में हुए हैं वो उन डॉक्यूमेंटों का एरिया बड़खल तहसील आता था, और वो डॉक्यूमेंट तहसीलदार ने क्या कहते हैं बल्लभगढ़ में करे हैं, और उन्हें GPA कर दिया। फरीदाबाद में डबल यूनिट फ्लैट बंद है। अरावली के क्षेत्र अभी क्या कहते हैं खोरी में जुलाई में तोड़फोड़ भी हुई है हाईकोर्ट के आदेश पे, तो वो अरावली की जमीन ग्रीनफील्ड में भी मानी जाती है। तो वो डबल यूनिट फ्लैट जो अप्रैल 2020 से जून 2020 का जो रजिस्ट्री घोटाला है, उस दौरान क्या कहते हैं ग्रीनफील्ड के फ्लैटों की GPA बल्लभगढ़ तहसील में हुई हैं, और वो उनको क्या कहते हैं उनको फिर रिकॉर्ड में पेश नहीं करा गया। उसके सबूत भी मेरे पास, ये सारे सबूत है मेरे पास। जो 1 साल का टाइम पीरियड कोरोना का रहा, जिसमें गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रियों को बंद कर दिया था। वो रजिस्ट्रियां की गई। आप सबूत की बात कर रहे थे, वो रजिस्ट्रियों के सबूत आपके पास हैं? जी, इन रजिस्ट्रियों में वो सारे सबूत हैं। और क्या कहते हैं अगर मैंने इसकी सी विंडो भी लगा रखी है, और सरकार चाहे तो मैं उन्हें सारे सबूत भी दे सकता हूँ। उसके बाद क्या कहते हैं फिर जून 2020 में अगर सरकार कार्रवाई करना चाहे तो आप सरकार को सबूत देने के लिए, सरकार को साक्ष्य देने के लिए और सहयोग करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ सर, मैं इस चीज़ के लिए मैं तैयार हूँ। और जून 2021 में बकायदा इनके खिलाफ जो मेरी अपील में गलत ऑर्डर करा था, बकायदा इनके खिलाफ ऑर्डर भी हो चुके हैं। ये भी पेंडिंग है। जो अपील में आप गए उसके बाद 4 बिंदुओं को छोड़कर 8 बिंदुओं के आधार पर उनके फेवर में अपील जो है वो डिसाइड की गई। उसके खिलाफ आप चले गए? मैं नहीं गया, मैंने जून आपने एप्लीकेशन डाली उनके खिलाफ? मैंने जून 2020 में डाली थी एप्लीकेशन पीएमओ को। तो पीएमओ से फिर मेरे पे लेटर आया कि भी एक साल में उन्होंने जैसे चेक करा होगा कि कोरोना का पीरियड था। तो 6 जून 2021 को मेरे पास एक लेटर इशू हुआ कि आपके पास भी हम ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और इनके डॉक्यूमेंटों की जाँच होगी। ये जाँच अभी तक पेंडिंग है, जबकि जून पीएमओ ने डायरेक्शन दी स्टेट गवर्नमेंट को कि जो कंप्लेंट है उस पर कार्रवाई की जाए। और क्या कहते हैं उसकी एक कॉपी मेरे पास भी आई। उसके लिए फिर मैंने बकायदा सीम विंडो भी लगाई, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि बड़ी बात ये है
विनीत भाई कि जब आप पीएम पहुंच गए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आपकी कंप्लेंट पर कार्रवाई के लिए बाकायदा एप्लीकेशन आती है, डायरेक्शन आती है, हम कह सकते हैं डायरेक्शन स्टेट गवर्नमेंट को आती है, और पीएमओ की डायरेक्शन पर भी कार्रवाई नहीं होती। तो ये सबसे बड़ी बात है। और उसके बाद क्या कहते हैं, फिर मैंने इनकी सीएम विंडो भी लगाई। तो सीएम विंडो मैंने जुलाई में लगाई थी। जुलाई की सीएम विंडो पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर इन्होंने किसी के थ्रू मेरे पे कॉल करवाई कि भाई ऐसे ऐसे दबाव डालने के लिए जिन लोगों के खिलाफ आपने मुहिम छेड़ी, हाँ, उन लोगों ने आप पर दबाव डालने के लिए, प्रेशर डालने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। हाँ। फिर इन्होंने कहा कि भाई ये कार्रवाई हमारी चल रही है, हाँ, आप इस सीएम विंडो को वापस ले लो। मैंने इस सीएम विंडो को वापस ले लिया। फिर अभी मैंने 3 नवंबर को लगाई थी, तो 3 नवंबर की, और कल ही आज के अखबार में भी चीज़ क्या आई है कि भाई 1 महीने के अंदर हम अपनी जो ऑनलाइन कंप्लेंट उनका निपटारा करेंगे। तो मैंने 3 नवंबर को सीएम विंडो लगाई थी। उन सीएम विंडो में मैंने ये सारे पॉइंट लिखे हुए हैं कि भाई मेरे द्वारा मैं ये नहीं कहता कि भाई मैंने सीएम विंडो बहुत पहले भी लगाई है। ये प्रदेश रजिस्ट्री घोटाले और 1 महीने में सीएम विंडो का जवाब न देने के बारे में मैंने सीएम विंडो लगाई थी। इसमें फरीदाबाद में पहले अतुल द्विवेदी जी के बाद यशपाल यादव जी डीसी 1-1.5 साल तक रहे हैं। मैं उनसे कई बार कोरोना काल में भी जाके पर्सनली भी मिला। मैंने आरटीआर भी लगाई कि सर जो अरावली में आपने जो तोड़फोड़ करी है, चलो वो गवर्नमेंट की जमीन पे कब्जा था, लेकिन ग्रीनफील्ड जो फरीदाबाद में है वो भी अरावली की जमीन पे है, और डबल यूनिट फ्लैट बिल्कुल 6 साल से प्रतिबंधित है। फिर भी तहसीलदारों ने समय समय पे करे हैं, और सीएम विंडो में मैंने उनकी सारी जानकारी भी दे रखी है। ये जो मेरी सीएम विंडो 3 नवंबर की सीएम विंडो है, ये पहले 12 तारीख को खुद जाके मैंने सीएम विंडो इंचार्ज से मिलके, जो सीएम विंडो के नोडल अधिकारी होते हैं सीटीएम, उनसे जाके मैंने कही, तो उन्होंने इसे पहले डीआरओ फरीदाबाद को भेजा। डीआरओ फरीदाबाद ने फरीदाबाद एसडीएम को भेज दिया। एसडीएम ने फिर वापस इन्हें डीसी साहब को भेज दिया। फिर कल मैंने इस सीएम विंडो को एसडीएम बड़खल भिजवाई है। और एसडीएम बड़खल और फरीदाबाद में सबसे बड़ी बात, राहुल भाई, फरीदाबाद में सबसे बड़ी बात क्या है कि फरीदाबाद में 3 बड़ी तहसील हैं, 6 छोटी तहसील हैं। तो फरीदाबाद की तहसील में, फरीदाबाद में तो कोई तहसीलदार नहीं है, ना बल्लभगढ़ में कोई तहसीलदार है। फरीदाबाद में तो फरवरी में रिटायर हुआ था तहसीलदार, 28 फरवरी को। उसके बाद से कोई तहसीलदार फरीदाबाद में आया नहीं है। बल्लभगढ़ में सितंबर में तहसीलदार कन्हैया रिटायर हुआ था, उसके बाद कोई तहसीलदार नहीं आया। और बड़कल तहसील में नायब तहसीलदार भी हैं और तहसीलदार मैडम भी हैं। तो वो क्या कहते हैं, अब ये मेरी जो सीएम विंडो है, ये बड़कल तहसील में गई, बड़कल एसडीएम पे गई हुई है। तो मुझे पूरे माने जो सवाल हैं, सवालों की लंबी फेहरिस्त आपके पास है, जो शिकायत हैं, उन शिकायतों का बड़ा सा बस्ता आपकी कमर पर है। उस आपने हर आला अधिकारी हों या जो भी अधिकारी हों, उन अधिकारियों के पास आप गए हैं शिकायत लेकर, और आप अपनी ये जो आप सबूत, जो ये आप कागज़ों का जो चिट्ठा आप लेकर घूमते, वो सब लेकर गए हैं। उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई। और बड़ी बात ये है कि जो प्रधानमंत्री ऑफिस से निर्देश दिए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। अब एक बात आपको बता देता हूं कि इन भाई का कहना था, गोस्वामी जी का, कि जो मीडिया वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं इनकी सच्चाई या जो ये सबूत साथ लेकर घूमते हैं उनको दिखाने में थोड़ी सी आनाकानी करते हैं, वो नहीं दिखाना चाहते, इनका कहना है। मगर हम इस बात के लिए हिम्मत कर रहे हैं, और हम अपना इस बात के लिए अपना कर्तव्य इस बात को समझते हैं कि जो इस प्रकार की चीज़ें हैं, जो इस प्रकार के जागरूक लोग हैं, जो सरकार से या सिस्टम से, जो करप्ट सिस्टम से जो लड़ते हैं, उन लोगों को मीडिया के सामने लाकर और उनका पक्ष रखा जाए और उनकी बात रखी जाए। वो हम अपना फ़र्ज निभा रहे हैं। जो पत्रकारिता का धर्म होता है वो हम अपना निभा रहे हैं। गोस्वामी भाई, आपने रजिस्ट्री में जो घोटाले की बात थी, उसमें एक बिंदु में जानना चाहता हूँ कि जो टाइम पीरियड था, जो समय अवधि जिसको हम कहते हैं, वो थी 1 साल के दौरान की, कि इस टाइम पे जो रजिस्ट्रियाँ हुई वो घोटाला बनी। इस टाइम और 3 साल तक का रिकॉर्ड चेक करा बकायदा। हाँ। फिर रिपोर्ट ये आएगी भाई 3 साल का रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं। उस जो प्रतिबंधित समय था, हाँ, जिसमें रजिस्ट्रियाँ बैन की गई थी स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शन से, उसमें किसी रजिस्ट्री का सबूत है आपके पास? उसमें क्या कहते हैं, इन्होंने मेरे को जवाब नहीं दिया। एक रजिस्ट्री मेरे पास है, हाँ, ये बकायदा रजिस्ट्री, इसके रिकॉर्ड कॉपी भी साइन नहीं है।
वो ये रजिस्ट्री इसमें इसके ऑफिस कॉपी पे तहसीलदार तक के भी साइन नहीं है, जबकि रिकॉर्ड में चस्पा है और ये उस टाइम की रजिस्ट्री है। तो उस टाइम की रजिस्ट्री है जिस टाइम पर सरकार ने रजिस्ट्रियां बंद कर रखी थी। ये उस टाइम की रजिस्ट्री है। उसके आपने ये आला अधिकारियों को किसी को दिखाई? मैंने ये सबको दिखा चुकी है, लेकिन पूरा कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और हमारे फरीदाबाद में तो हर वेडनेसडे कार फ्री डे होता है, तो मैंने इसके लिए भी एक एप्लीकेशन लगाई कि जी जैसे कार फ्री डे होता है फरीदाबाद में, कार फ्री डे भी कर दूं। तो उसके लिए भी वो एप्लीकेशन भी डीसी साहब के पास पेंडिंग है, और कोई भी वो कार्रवाई करने को कोई करना नहीं चाहता, क्योंकि भाई आला अधिकारियों का इन पे दबाव रहता है। और माननीय दुष्यंत चौटाला जी जो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर फरीदाबाद, उनके अंडर में आता है। मैंने तो उन तक भी ग्रीवेंस मीटिंग में ये बातें रखवाने की कोशिश करी, लेकिन डीसी साहब ने इसे आगे पुटअप नहीं करा। जब मैं उनसे पूछने जाता हूँ कि जी मैंने तो ग्रीवेंस कमेटी के लिए रखी थी एप्लीकेशन, तो कहते हैं तो आगे से आदेश होते हैं जो एप्लीकेशन रखवाना चाहें। तो फिर मैंने कहा जी उसे ग्रीवेंस कमेटी का नाम क्यों दिया जाता है, जब अगर आने वाला जो चेयरपर्सन है दुष्यंत चौटाला जी, अगर वही उसको डिसाइड करेंगे कि उसमें क्या समस्या रखनी है, तो फिर वो मीटिंग कहाँ हुई? फिर तो वो तो एक पब्लिक स्टंट हो गया। तो ये चीज़ें हैं सारी। देखिए, जब एक जागरूक इंसान और एक वकील जो कानून का जानकार होता है, जब उसके साथ इस तरीके की घटनाएं घटती हैं, परिस्थितियां उसके साथ इस तरीके से आती हैं कि उसकी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता, कानून का जानकार जब जो व्यवस्था है उससे लड़ने की कोशिश करता है तो वो कामयाब नहीं होता, तो आम आदमी की क्या परेशानियां होती होंगी, आम आदमी की क्या हालत होती होगी। अब दूसरी बात, एक आदमी व्यवस्था के खिलाफ जो लड़ रहा है, सिस्टम के खिलाफ जो लड़ रहा है, वो फरीदाबाद से लेकर चंडीगढ़ तक लगभग 300-350 किलोमीटर दूर स्कूटी पर यात्रा करता है। 7 घंटे जाने 7 घंटे आने के 14-14 घंटे वो सफ़र करता है। व्यवस्था को बदलने की कोशिश और व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, समाज को भ्रष्टाचार मुक्त करने की लड़ाई, जब वो आदमी इस तरीके से लड़ता है और उसको सफलता नहीं मिलती, तो ज़रूर कहीं ना कहीं निराशा होती है और ज़रूर कहीं ना कहीं सिस्टम पर, व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा होता है। और जब देश या समाज में इसी प्रकार की व्यवस्था कायम रहेगी, तो फिर जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनका भविष्य कैसे सुधरेगा? जो दावा किया जाता है कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त समाज, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था, वो कैसे कायम होगी? उसके लिए मैं तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगा कि भाई सबसे पहले तो भाई ऐसे बंदों को इस चीज़ के लिए जागरूक किया जाए, या ऐसे बंदों को अपॉइंट किया जाए जो इनके सारे तरीकों को जानता हो। और क्या कहते हैं, इन रजिस्ट्री घोटाले में तो भाई सरकार को बदनाम करा जा रहा है तहसीलदारों द्वारा, जबकि क्या कहते हैं सारे सबूत आगे पहुँच जाते हैं। अगर सीएम मनोहर साहब चाहें या डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी चाहें तो मैं उन्हें सारे सबूत दे सकता हूँ। और मैंने तो इसके लिए भाई क्या कहते हैं हर जगह अपनी कोशिश भी करी है। तो सिस्टम सुधारने का सबसे बढ़िया तरीका तो यही है कि भाई उसमें जो ऑडिटर रहता है, अच्छा ऑडिटर का मैं आपको एक पॉइंट समझाता हूँ कि भाई जो ऑडिटर रहता है रजिस्ट्री को चेक करने के लिए, वो ऑडिटर स्टाम्प ड्यूटी कम, अगर आपने 5 रुपये स्टाम्प ड्यूटी कम जमा कर दी तो आपको 47A का नोटिस भेज देगा। लेकिन वो ऑडिटर अनऑथराइज्ड रजिस्ट्री को क्यों नहीं रोक पाता, फ्लैट रजिस्ट्री को क्यों नहीं रोक पाता? फरीदाबाद में चलो मैंने तो आपको एक अभी ये रजिस्ट्री घोटाले के बाद इस साल की बता रहा हूँ, 14/6/2021 में एक बड़कल तहसील में रजिस्ट्री हुई थी, उसका डॉक्यूमेंट 11/31 है। वो रजिस्ट्री अब रिकॉर्ड में मैंने जैसे ही उसकी सर्टिफिकेट कॉपी के लिए एप्लीकेशन लगाई, वो रजिस्ट्री ही रिकॉर्ड में पेश नहीं है। और ये जो मेरी सीएम विंडो है, मैं तो ये गुजारिश करना चाहूँगा, जो ये मेरी सीएम विंडो बड़कल एसडीएम पे गई है और वहाँ पे तहसीलदार डॉक्टर नेहा सारन है, अगर वो चाहें तो इस पर पूरी कार्रवाई कर सकते हैं और रजिस्ट्री घोटाले को उजागर कर सकते हैं। तो मैं तो ये गुजारिश करूँगा कि भाई वो इस पर अपनी पूरी कार्रवाई करें, जो सहयोग मुझसे चाहिए मैं उन्हें देने के लिए तैयार हूँ। देखिए, विनीत जी का साफ तौर से कहना है, अगर सरकार जो रजिस्ट्री घोटाले के जो दोषी तहसीलदार हैं या जो भी अधिकारी हैं उनके खिलाफ अगर कार्रवाई करना चाहते हैं, तो अगर सरकार कार्रवाई करना चाहती है तो फिर विनीत जी के पास वो सारे साक्ष्य, वो सबूत मौजूद हैं, वो सरकार को सहयोग करने के लिए तैयार भी हैं। विनीत जी, आपने वक्त निकाला, आप बड़ी दूर से हमारे पास आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपका भी भाई साहब, आपने जो टाइम दिया, धन्यवाद। फिर हाजिर होंगे किसी नई समस्या के साथ, किसी नए मुद्दे पर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।